हेलो एवरीवन। तो इसके पिछले वीडियो में हम सब ने पढ़ा कि स्टोक्स थ्योरम क्या है और उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसको प्रूफ कैसे करते हैं। इस वीडियो में आज हम सब स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम सब एक बार फिर से इसका स्टेटमेंट और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको ब्रीफली थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या था? इफ़ एस बी एनी ओपन सरफेस bounded by simple closed curve C and f vector is equal to f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap be any continuously differentiable vector point function देन हम सब लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रेशन किसके लोग, तो उस सिंपल क्लोज्ड कर्व के लोग इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर ओपन सरफेस एस कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस। यह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट स्टोक्स थ्योरम का। इसका मतलब क्या है कि सपोज करें कि हमें कोई एक सिंपल क्लोज्ड कर्व गिवन है और इस कर्व से जो रीजन बाउंड हो रहा, और ये रीजन ऐसा फ्लैट भी हो सकता है और ऐसा कर्व भी हो सकता है, जैसे कि हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर का सरफेस कैसे बना, तो इस सिंपल क्लोज्ड कर्व से बाउंडेड होके बना। और सपोज कर रहे हैं कि ये जो कर्व है इसे सी बोल रहे हैं और ये एक ओपन सरफेस है, इसीलिए यहाँ पे हम सब यहाँ पे क्लोज्ड लूप यहाँ पे नहीं शो किया है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये एक ओपन सरफेस है। और सपोज करें कि इस सरफेस पे एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइन है और ये जो सरफेस है इसके छोटे से एलिमेंट के लिए हम सब ये बात बोल रहे हैं जिसका कि मैग्नीट्यूड ds है। तो हम सबको एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है जो पूरे सरफेस पे डिफाइन है, और अगर हम इसका कर्ल निकालते हैं उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, तो किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अगर हम सब कर्ल निकालते हैं तो वो एक वेक्टर ही होता है, तो उसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, वेक्टर है तो। और अगर इस सरफेस पे इसका एरिया वेक्टर लिखना चाहें तो एरिया वेक्टर क्या होता है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, ये जो जिस एरिया में निकाल रहे हैं उस एरिया के मैग्नीट्यूड जितना है उतना है इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होगा और इसका डायरेक्शन होगा किधर, तो इस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल में। तो इसी को बोलते हैं ds वेक्टर। अब अगर हम सब इस सरफेस के लिए इस सरफेस पे क्या किया, किसी एक पॉइंट पे ये कर्ल ऑफ एफ निकाले हैं, अगर इसका कंपोनेंट हम सब निकालें, इसका ये जो कर्ल ऑफ एफ है इसका कंपोनेंट निकालें इस ds वेक्टर की ओर, ठीक है, इसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं ds वेक्टर की ओर इस सरफेस के लिए। और इसी तरह इस सरफेस को जितना भी छोटे छोटे ऐसा एलिमेंट में हम सब डिवाइड किए हैं उस सारे सरफेस के लिए इसी तरह कर्ल ऑफ एफ निकाल के कंपोनेंट निकाल के सारे सरफेस पे अगर हम सब ऐड कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यही इक्वल हो जाता है इस बाउंड्री, ये जो कर्व दिख रहा है ना, इस कर्व क्लोज्ड कर्व के लोग उसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन। ये बता रहा है ये स्टोक्स थ्योरम। अब हम सब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप सब चाहो तो इसे पॉज करके एक बार खुद से ट्राई भी कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि इवेलुएट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ दिस वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। एंड सी इज द रेक्टेंगल इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0, और ये दे रखा है हमें एक लाइन, और इस लाइन से एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है और उस रेक्टेंगल का जो बाउंड्री होगा उस बाउंड्री के अलोंग इस लाइन इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है। मतलब कि सपोज करिए एक्स वाई एक्सिस हम सबका है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या बोला गया सबसे पहले कि y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन क्या होगा, तो ये लाइन होगा y इज इक्वल टू 0, और ये लाइन क्या होगा, तो ये होगा x इज इक्वल टू 0, और क्या बोला गया y इज इक्वल टू b। तो सपोज करें y एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे इसका वैल्यू b है, तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू b को। इसी तरह x इज इक्वल टू a, तो सपोज करें यहाँ पे x एक्सिस पे यहाँ पे x का वैल्यू a है, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है और इस रेक्टेंगुलर बाउंड्री में हमें ये लाइन इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, अगर हम सब इसे विदाउट स्टोक्स थ्योरम का यूज करके सोल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सब इस लाइन इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है तो सबसे पहले अगर इसका हम कुछ नाम दे दें इस पॉइंट का, सपोज करें ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C और D। तो पहले हमें लाइन इंटीग्रेशन AB के लोंग इवेलुएट करना पड़ेगा उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, फिर BC के लोंग, फिर CD के लोंग, फिर DA के लोंग, और फिर चारों को ऐड करेंगे तब कहीं जाके फाइनल आंसर आएगा।
तो हमें 4 बार लाइन इंटीग्रेशन को सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम सब देखते हैं इसे विदाउट लाइन इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे, स्टोक्स थ्योरम का यूज करके। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एफ डॉट डी आर, इसे इवेलुएट करना है। और इसका अगर इसे हम डॉट प्रोडक्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर क्या है यहाँ पे, तो एफ वेक्टर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप। ठीक, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, डी आर वेक्टर यानी कि डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप इसके साथ में। तो आप सब यहाँ से ध्यान से देखें तो ये एफ डॉट डी आर को हम सब बाई स्टोक्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं, बाई स्टोक्स थ्योरम। हम सबको पता है कि ये जो लाइन इंटीग्रेशन होता है किसके अलोंग, इस किसी क्लोज्ड कर्व के अलोंग, ये जो लाइन इंटीग्रेशन होता है इसे हम सब लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। किस सरफेस पे, तो वो एक ओपन सरफेस होगा जो ये कर्व बाउंड करेगा। अभी अंदर ये जो सरफेस बन रहा है, रेक्टेंगुलर सरफेस बन रहा है, उसको ये बाउंड्री जो है वो बाउंड किया है। इसीलिए हम सब डबल इंटीग्रेशन को उसी रीजन पे क्या लिख सकते हैं, तो किसका सरफेस इंटीग्रेशन करना है, तो कर्ल ऑफ एफ का जो उसका नॉर्मल कंपोनेंट होगा उसके साथ में। ठीक है, तो इस लाइन इंटीग्रेशन को सोल्व ना करके हम सब अगर इसे सोल्व करेंगे तो वो भी इक्वल हो जाएगा उस लाइन इंटीग्रेशन के ही। ठीक है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, यहाँ पे करते हैं, तो कर्ल ऑफ एफ आप सभी से खुद से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये है कर्ल ऑफ एफ का वैल्यू, मतलब ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है -4y के कैप। ये है कर्ल ऑफ एफ। अब इसको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, एन कैप के साथ। यहाँ पे एन कैप क्या है, तो एन कैप है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल। तो ये अगर डायरेक्शन निकालना हो तो क्या करते हैं, तो जिस ओर हम सब ये पाथ कंसीडर की है जो कि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, तो इसे अगर हम सब राइट हैंड के एलोंग अगर जिधर एरो है उधर घुमाएंगे और अगर इसे हम कर्ल करेंगे तो हमारा जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर ये। ठीक है, और वो क्या है, के कैप होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। अगर हम यहाँ पे एक्स क्रॉस वाई करने का कोशिश करें तो ये बाहर की ओर आ रहा है, मतलब कि के कैप। तो यहाँ पे एन कैप का वैल्यू भी क्या होगा, के कैप होगा। तो सबका वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो कर्ल ऑफ एफ का वैल्यू ये आ रखा है। ठीक है, तो इसे आगे सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस, और ये कर्ल ऑफ एफ का वैल्यू हम सब निकाल रखे हैं कितना, तो -4y के कैप, और इसको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ में, एन कैप के साथ में। तो ये हो जाएगा, एन कैप क्या है, तो एन कैप है के कैप, और फिर डी एस को क्या लिखेंगे, तो डी एस मतलब छोटा सा एरिया एलिमेंट। तो अगर यहाँ पे छोटा सा एरिया लेना चाहें तो ये क्या होगा, ये होगा डी एक्स और ये लेंथ होगा डी वाई। अगर ये एरिया को लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक, अब बस इसे ही सोल्व करना है हम सबको। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो हम सबका वैल्यू आएगा -4y इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट कैसे देंगे, तो हम सबको पता होगा जब हम आप लोग जब सरफेस इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक स्ट्रिप लेते हैं। एक्स एक्सिस के एलोंग आप सब स्ट्रिप ले सकते हो या फिर वाई एक्सिस के एलोंग भी स्ट्रिप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रिप लेते हैं वही लिमिट पहले पुटअप करते हैं। तो ये जो वाई एक्सिस के एलोंग स्ट्रिप ली है, या कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा, तो ये यहाँ 0 से b तक वेरी कर रहा। तो y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा, y 0 से लेके b तक वेरी कर रहा। और इस ये जो स्ट्रिप है उसको पूरे एरिया को कवर करने के लिए स्ट्रिप कहाँ से लेना पड़ेगा, तो 0 से लेते लेते a तक लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो x जो है वो 0 से a तक वेरी कर रहा। अब इसी डबल इंटीग्रेशन को अगर हम सब सोल्व करें तो हमारा आंसर हो जाएगा जो वो लाइन इंटीग्रेशन का होता। तो आई होप आप सबको ये डबल इंटीग्रेशन आता हो, और नहीं आता है तो आप सब एक बार सरफेस इंटीग्रेशन देख लीजिए, उस पर हम सब ने ये भी डिस्कस किया कि डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट कैसे करते हैं। तो अगर इसे हम क्योंकि ये y का लिमिट है तो इसे क्या करना पड़ेगा, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये होगा -4y² 2 जिसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू b इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 टू a। अगर यहाँ पे b लिमिट पुटअप करें तो ये हो जाएगा -2b² इंटू डी एक्स। और अगर इसे फर्दर सोल्व करें तो इसका ये हो जाएगा, क्योंकि ये -2b कांस्टेंट है, तो अगर -2b कांस्टेंट है तो इसे लिख सकते हैं -2b इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a इंटू डी एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट पुटअप करेंगे तो a होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्चुअली में यहाँ पे b² था, सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2ab²। ठीक है, ये इस लाइन इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। तो अगर हमें लाइन इंटीग्रेशन से अगर इवोल्यूट करना पड़ता तो 4 बार हम सबको सोल्व करना पड़ता, लेकिन स्टोक्स थ्योरम से देख सकते हो आप सबकी एक इंटीग्रेशन से ही हम सबका वही लाइन इंटीग्रेशन का आंसर आया। ठीक, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यूज स्टोक्स थ्योरम एंड यूज स्टोक्स थ्योरम टू इवैल्यूएट दिस लाइन इंटीग्रेशन वेयर, यहाँ पे हमें वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया है और ये सी कर्व क्या है, क्योंकि यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन किसी कर्व के लिए बोला गया ना, तो वो सी कर्व क्या है, तो सी इज द बाउंड्री, सी इज द बाउंडिंग कर्व ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का यहाँ पे इक्वेशन दे रखा, और z इज इक्वल टू 0 ओरिएंटेड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। कहने का मतलब ये कि हमें एक हेमिस्फीयर गिवन है और उस हेमिस्फीयर का इक्वेशन भी गिवन है, और इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वो 3 यूनिट का होगा, क्योंकि आप सब देख सकते हो ये 9 है, इसे हम सब लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का इसका रेडियस है। अब हमें क्या करना है कि ये जो कर्व है, इस कर्व के लिए लाइन इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, ठीक। हम सभी को गिवन है इस लाइन इंटीग्रेशन को सोल्व करना, ये v डॉट डी आर। तो अगर लाइन इंटीग्रेशन से सोल्व करते तो इसी इंटीग्रेशन को सोल्व करते जाते, लेकिन हम सब इसे नहीं करेंगे, और यहाँ पे बोला भी गया है कि स्टोक्स थ्योरम से करना है। तो ये होगा लाइन इंटीग्रेशन, सॉरी सरफेस इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस, और ये सरफेस क्या होगा, तो ये सरफेस होगा जो हेमिस्फेरिकल सरफेस गिवन है, उस सरफेस पे इस लाइन इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है। और अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं डेल क्रॉस भी डॉट एन कैप इंटू डी एस, ठीक। अभी इस क्वेश्चन में आप सबको बहुत सारा चीज़ जानने को भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं वो सरफेस इंटीग्रेशन सभी को मतलब भूल जाते हैं। अभी यहाँ रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा बने तो आप सब इसे कंप्लीटली देखा करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हम सब बहुत सारा प्रीवियसली जो पढ़ चुके हैं वो भी रिवाइज होने वाला है। तो इस लाइन इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट ना करके हम सब इसे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कर्ल ऑफ भी निकालना पड़ेगा। तो आप सब खुद से कर्ल ऑफ भी निकालो, हम भी यहाँ पे निकाल के रखते हैं। तो ये होगा, तो कर्ल ऑफ भी आया क्या, माइनस जेड जे कैप माइनस वाई के कैप, ठीक है। तो कर्ल ऑफ वी हम सब ने फाइंड कर रखा। अब एन कैप, हाँ ये यहाँ पे देखें आप सब, तो हम सब ये देख रहे हैं कि ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, ये रहा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब हमें इस सरफेस पे नॉर्मल चाहिए, तो किसी भी सरफेस पे नॉर्मल कैसे निकालते हैं, तो वो ग्रेडियंट से निकालते हैं। तो सपोज करें हमें इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल चाहिए, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर वो होगा ग्रेडियंट ऑफ फाई, लेकिन हमें क्या चाहिए, एन कैप। तो एन कैप क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एन कैप फाइंड आउट करेंगे जो नॉर्मल वेक्टर होगा यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई, और फाई क्या है, तो फाई है इस सरफेस का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एन कैप कैसे निकालते हैं, नॉर्मल वेक्टर और इसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है, तो ये होता है डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड। तब इसका मैग्नीट्यूड का एज इट इज लिख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो फाई क्या है, तो फाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 9 है, तो वो कांस्टेंट है वहाँ पे। तो वैसे भी कांस्टेंट का अगर यहाँ पे लिख दे -9 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहले अगर उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा 2x आई कैप, प्लस अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो होगा 2y जे कैप, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z के कैप, और 9 तो कांस्टेंट है तो वो तो 0 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर, तो 2 का स्क्वायर होगा तो वो 2 बन के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है वो क्या है 9। तो इसे लिख सकते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सारा, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई 3 होगा ना, क्योंकि ये 9 है तो ये 3 बन के बाहर निकला। तो ये निकला यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप निकला। तो कर्ल ऑफ भी हम सबका ये आया आंसर में, ये, और जो एन कैप आया वो आया ये। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो आप सब अगर इसे डॉट प्रोडक्ट यहीं पे कर लो तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो हम सभी से लिखते हैं। तो ये है डेल क्रॉस भी और ये रहा एन कैप। तो अगर इसमें जे और जे करेंगे तो क्या होगा, वाई जेड, तो ये होगा माइनस वाई जेड बाई 3, और अगर इसका के कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो वो भी होगा माइनस वाई जेड बाई 3। तो सबके लिए एक बारी 3 लिख देते हैं, ठीक। अब इसे हम सब मिटा देते हैं और आगे इवैल्यूएट करते हैं। अभी यहाँ पे डीएससी लिख देते हैं क्योंकि ये एस सरफेस के लिए है। अब यहाँ पे ध्यान दें आप सब, जब आप सब सरफेस इंटीग्रेशन जब आप सब पढ़ रहे होगे तो उसमें आप सब ने ध्यान दिया होगा कि ऐसा जो कर्व टाइप का जो सरफेस रहता है या फिर कोई भी 3D सरफेस रहता है तो उसे हम सब किसी एक प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं पहले, और इस सरफेस पे उसे डबल इंटीग्रेशन या फिर सरफेस इंटीग्रेशन उस पर इवेलुएट ना करके इसका जो प्रोजेक्टेड रीजन होता है, ऑर्थोगोनली प्रोजेक्टेड रीजन, उस रीजन में सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कि सपोज करें अगर
ये कोई एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर इसका हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ले तो एक सर्कल ही बनेगा ना, और इस सर्कल का भी रेडियस कितना होगा, तो 3 यूनिट होगा। और इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ पे जेड नहीं है, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किए हैं। ऐसा हम सब वाई जेड प्लेन में भी कर सकते हैं और जेड एक्स प्लेन में भी कर सकते हैं। किसी भी प्लेन में हम सब क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं और इस सरफेस पे इवेलुएट ना करके ये जो प्रोजेक्टेड रीजन बना, इस रीजन में हम सब क्या करेंगे, इस डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करेंगे। वो ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। जब सरफेस इंटीग्रेशन को अगर इवेलुएट करेंगे ऐसा प्रोजेक्ट करके तो वो आसान होता है करना, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए कंडीशन होता था, आप सबको याद हो। तो अगर हम इस एस सरफेस पे ना इवेलुएट करके इस आर रीजन पे इवेलुएट करते हैं ना, तो इस ds को लिखने का कंडीशन होता है। कैसे लिखते हैं, तो अगर हम इसे एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करके लिख रहे हैं तो ds को लिखते हैं dx इंटू dy डिवाइडेड बाई मोड ऑफ एन कैप डॉट के कैप। और अगर इसे हम वाई जेड प्लेन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब ds को क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं dy इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई मोड ऑफ एन कैप डॉट आई कैप। और इसी तरह अगर हम जेड एक्स प्लेन में प्रोजेक्टेड जेड एक्स प्लेन का प्रोजेक्टेड रीजन में अगर हम इवेलुएट करें तब हम ds को क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं डी जेड इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एन डॉट जे कैप। अब ये आया कैसे, तो ये सारा चीज़ हम सबने डबल सरफेस इंटीग्रेशन की वीडियो में पढ़ रखा है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही करें कि अगर एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं तो ds को ये लिखते हैं और बाकी सब प्लेन के लिए कैसे लिखते हैं देख लें। तो हम सब यहाँ क्या किया, एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट किया है ना, तो ds को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे डी एक्स डिवाइडेड बाई एन डॉट के कैप। तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अब क्या करना है, तो इस रीजन आर पे इवेलुएट करना है -2/3 वाई जेड, और ds को क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे dx इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई मोड ऑफ एन डॉट के कैप। तो आप सबको याद होगा अभी एन कैप हम सब कुछ देर पहले निकाले थे, वो क्या था, वो था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई 3। अब अगर हम यहाँ पे एन डॉट के कैप फाइंड आउट करें तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा z/3, ठीक है। तो इसके प्लेस पे क्या लिख दें, इसके प्लेस पे लिख दें z/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, ये बचा, यहाँ पे बस सबको मिटा के लिखते हैं, ये होगा 2y इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक। अब यहाँ पे और देखें तो एक समस्या और है, यहाँ पे क्या समस्या है, तो अभी हम सबको क्या करना है, इस सर्कल पे करना है ना, अब इसी सरफेस पे ना करके अभी सर्कल पे करना है, ठीक। तो इस सर्कल को हम बनाते हैं मिटा करके, जिसपे कि हमें उस डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है। तो यह एक्स वाई प्लेन और यहाँ पे एक सर्कल है, यह है एक्स एक्सिस सपोज करें और यह है वाई एक्सिस। अब हमें इस सर्कल पे क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है, जिसका रेडियस कितना है, तो जिसका रेडियस है 3, ठीक। इसका रेडियस 3 यूनिट है, तभी इसको 3 यूनिट मान लेते हैं क्योंकि ये भी तो एक रेडियस ही है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर हम इसे इस डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए इसका जो इक्वेशन होगा, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक एलिमेंट लेंगे, जैसे स्ट्रिप लेते हैं, तो अगर हम वाई एक्सिस की स्ट्रिप लेंगे, ठीक, तो यहाँ पे इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो अगर वाई लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ±√3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो लोअर लिमिट होगा वो होगा -√3 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जो अपर लिमिट होगा वो होगा +3 माइनस, यहाँ पे 9 होगा, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका लोअर लिमिट ये है और इसका अपर लिमिट ये है। तो अगर हम यहाँ पे ये लिखना चाहें कि इसका जो y है, सबसे पहले जिस एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रिप लेते हैं उसका लिमिट पहले लिखते हैं ना, तो इसका लोअर लिमिट क्या है, ये है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका अपर लिमिट क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। और ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ लेना पड़ेगा, तो -3 से लेकर +3 तक लेना पड़ेगा, तो ये होगा -3 तो 3। अब इस इंटीग्रेशन को हमें इवेलुएट करना है, लेकिन आप सब देखो कि इसका लिमिट क्या है, पहले इंटीग्रेट करना होगा, फिर ये लिमिट पुटअप करना होगा, और ये लिमिट भी जो है उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए इस टाइप के लिए, कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये बहुत लंबा पड़ेगा, ऐसा भी बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा लेकिन बहुत हमें लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम सब एक मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, और इसी मेथड का यूज़ करेंगे जब भी ऐसा सर्कुलर या फिर कोई इलिप्टिकल टाइप का कोई रीजन हो उस पर सरफेस इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। एरिया यहाँ पे देखते हैं, तो अभी हम सब इस मेथड से क्यों नहीं सोल्व कर रहे हैं, आप सभी से करके देख लेना, आंसर तो आएगा ही, ठीक है। तो करते क्या है, हम सब एक छोटा सा एरिया एलिमेंट इस पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये एरिया एलिमेंट क्या होगा,
तो सपोज करिए थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं अगर इसका रेडियस 3 है तो लिख सकते हैं 3 इंटू कोस थीटा, और इसका वाई को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू साइन थीटा। ठीक, ये तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन में ऐसा यूज भी किए थे। ये लाइन इंटीग्रेशन नहीं है, सरफेस इंटीग्रेशन है। तो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये एरिया एलिमेंट लिखना पड़ेगा। अब उस एरिया एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, तो आप सब अगर यहाँ ध्यान से देखो तो सपोज करें कि ये जो एंगल है वो बहुत छोटा एंगल है, डी थीटा बहुत छोटा एंगल है। तो अगर हम इसमें छोटा सा अगर हम एरिया एलिमेंट लेना चाहें, सपोज करें कि अगर आर है तो आर डिस्टेंस जाके डी आर विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये करीब करीब एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा। आप सबको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एज्यूम करें इसको, सपोज करें कि ये बहुत बड़ा एंगल था, ठीक है, और अभी हम सब ने एरिया ये ले रखा है। अगर इस एंगल को और छोटा कर दें तो अभी ये सरफेस बन रहा है। इसी तरह इस एरिया को और मतलब इस एंगल को और छोटा कर दें तो देख सकते हो आप सब कि करीब करीब इसको हम सब रेक्टेंगल मान सकते हैं अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो, ठीक है। तो ये जो एरिया एलिमेंट है उसे हम सब यहाँ बनाते हैं, कुछ इस टाइप का रेक्टेंगुलर शेप का होगा, जहाँ पे इसका जो ब्रेथ है वो है डी आर, और ये लेंथ कितना होगा, ये इसका हाइट टाइप में जो दिख रहा है ये कितना होगा। तो हम सबको पता है कि अगर ये थीटा है और अगर ये आर है तो इस एल को क्या लिख सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। ये रिलेशन के अकॉर्डिंग हम सब इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आर इंटू डी थीटा लिख सकते हैं ना। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा डी आर इंटू दिस। तो यहाँ पे वही यूज करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी हम सब आर रीजन पे कर रहे हैं ये सारा काम, तो हो जाएगा -2 और वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई को लिख सकते हैं 3 साइन थीटा, इसे लिख सकते हैं 3 साइन थीटा। और ये dx इंटू डी जो है वो एरिया एलिमेंट है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं आर डी थीटा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा आर डी थीटा। ठीक, अब हम सब ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है इसे सोल्व करेंगे, और ये सोल्व करना बहुत आसान होगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा, तो थीटा करेगा वेरी 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट 0 to 2 पाई। और रेडियस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा, तो हम सब ने ऐसा छोटा सा एलिमेंट लिया था ना, तो ये आर जो है आर वेरी करेगा 0 से लेके जितना इसका रेडियस है, मतलब कि 3 यूनिट तक। तो इसका जो रेडियस वेरी करेगा वो होगा 0 to 3, और ये -6 है, इसे हम बाहर निकाल देते हैं। और ये है साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू आर इंटू डी आर, ठीक है। अब अगर ये पहले थीटा है यहाँ पे, तो थीटा का लिमिट रखा गया, तो पहले से साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा -0 to 3 माइनस कोस थीटा 0 to 2 पाई, और यहाँ पे आर डी आर है। अब इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे, आप सब इसको सोल्व करने अब आ जाएगा। तो अगर कोस माइनस कोस थीटा का वैल्यू 2 पाई रखे तो 2 पाई क्या होता है, तो 2 पाई आप सबको याद हो तो ये होता है कोस एक्स का ग्राफ। तो ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2 पाई, तो ये होता है +1। तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू आर इंटू डी आर, तो ये तो 0 हो गया, तो इसका आंसर भी पूरा 0 होगा। तो जो लाइन इंटीग्रेशन था उसका आंसर भी 0 होगा, और सरफेस इंटीग्रेशन मतलब जो भी हम सब यहाँ सोल्व किए वो भी 0 होगा। पहले वाला मेथड से सोल्व करते तो वो बहुत लंबा हो जाता, सोल्व उससे होकर आंसर 0 ही आता, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। तो जब भी ऐसा सर्कुलर रीजन रहेगा तो वहाँ हम सब इसी पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके डबल इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। एक्चुअली में अगर लाइन इंटीग्रेशन भी सोल्व करना रहता है ना, तो हम सब इसी पोलर कोऑर्डिनेट का ही यूज़ करके सोल्व करते हैं। एक्स को क्या लिखेंगे, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल परफॉर्म कर रहा है रेडियस वेक्टर, तो एक्स को हमेशा लिखेंगे जितना रेडियस है इंटू साइन थीटा, और जो वाई है उसको लिखेंगे रेडियस इंटू एक्स को लिखेंगे ए इंटू कोस थीटा, और वाई को लिखेंगे ए इंटू साइन थीटा। और इसके करस्पॉन्डिंग आप सब dx dy भी निकाल सकते हो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, और उसके अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन रहेगा उसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था स्टोक्स थ्योरम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। इससे ज़्यादा वेरी नहीं करता है, और इससे ज़्यादा अगर वेरी भी करेगा तो क्वेश्चन रहता है स्टोक्स थ्योरम से, और स्टोक्स थ्योरम को सेट प्रूफ करने से रिलेटेड। तो क्या करेंगे, जैसे ग्रीन्स थ्योरम में करते हैं ना, जो भी उसका एक्सप्रेशन था उसमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते थे लाइन इंटीग्रेशन से, और राइट हैंड को सोल्व करते थे जैसा उसका इक्वेशन था। इसी तरह यहाँ भी वही करना है, सेम क्वेश्चन को पहले लाइन इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे और सेम क्वेश्चन को फिर ऐसा डबल इंटीग्रेशन से इवेलुएट करेंगे, तो वही हमारा प्रूफ हो जाएगा क्या, गिवन क्वेश्चन का स्टोक्स थ्योरम को प्रूफ करने से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो इसके अगले वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होता है। फिर उसके बाद एक थ्योरम और बचता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, फिर उसके बाद है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। तो फिर सारा वेक्टर कैलकुलस खत्म हो जाएगा, ठीक है।